नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत का संवैधानिक विकास जब कंप्लीट हुआ तो पूरा मास्टर ने आपको क्वेश्चन दिखाया कि आईएएस में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस में, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ, आरएएस में कौन से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ट्रेंड एनालिसिस करके आपको दिखाया मास्टर ने और बताया कि भाई जो आपको पढ़ाया जा रहा है सारा कुछ वहीं से आ रहा है, आपके टोटल नोट से है। और इसके अलावा जब संविधान सभा शुरू किया गया उसको तो 5 से 7 दिन क्लास लिया गया। जैसे संवैधानिक विकास लिया गया पूरा डिटेल से प्री कम मेंस, वैसे ही संविधान सभा का पूरा क्लास चला। और संविधान सभा की मांग हमने देखा, अगस्त प्रस्ताव देखा, क्रिप्स मिशन देखा, कैबिनेट मिशन देखा, बेबल योजना हमने देखा, शिमला समझौता देखा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन देखा, अंबेडकर का चुनाव देखा। सब कुछ पूरा डिटेल से चला हुआ है। जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखें। और मजे की बात है कि संविधान सभा से जो क्वेश्चंस आए हुए थे, चाहे वो आईएएस के क्वेश्चन हो या फिर स्टेट पीसीएस के कोई भी क्वेश्चन हो, आरओ के, सारा क्वेश्चन हमने एक एनालिसिस के तौर पे आपको बताया कि देखिए मास्टर ने जो आपको पढ़ा रखा है सब कुछ आपके नोट्स से है। फिलहाल आज का जो क्लास होगा वो नए टॉपिक से होगा, एक नया अध्याय, संविधान का स्रोत। एक हेडिंग डालिएगा, नए पेज से डालिएगा संविधान का स्रोत। इस संविधान का स्रोत क्या है समझिएगा जरा। संविधान का स्रोत जैसे हमने जो है और देशों को, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमने क्या किया कि कुछ अमेरिका के संविधान में अच्छी चीजें थी, कुछ आयरलैंड के संविधान में थी, कुछ जर्मनी, जापान, फ्रांस, है ना, और कुछ ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, कुछ ब्रिटेन के संविधान में, कुछ जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। तो यहां से जो हमको अच्छा लगा, जो हमारे जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल था, जो हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम के अनुकूल था, उसको हमने क्या किया, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार ढाल करके एडाप्ट कर लिया। तो उसी संविधान के स्रोत को पढ़ना है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, विधि का शासन कहां से लिया गया है, एकल नागरिकता कहां से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, मूल अधिकार, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है, नामांकन कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया, तमाम सारी चीजें क्वेश्चन करके पूछता है। और ऑप्शन दिया रहेगा जापान, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यह पहले देख लें कि कहां कहां से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं। तो पहले ये देखते हैं कहां कहां से लिया गया है, क्या क्या चीज। तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन से कुछ चीजें लिया। तो एक तो ब्रिटेन से लिया गया है पहला। दूसरा कहां से लिया गया है, आपको अमेरिका से दिखाई पड़ेगा, यूएसए से। अमेरिका के संविधान से हमने कुछ चीजें ली हैं। अभी बस ऐसे ही आप ड्राफ्टिंग कर लें कि कहां से हमने कुछ कुछ चीजें ली हैं, है ना। ब्रिटेन से लिया है, अमेरिका से लिया है, फिर हमने कनाडा से लिया है। कहां से, कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक बाबू। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहां से, फ्रांस के संविधान से। फिर उसके बाद जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान। फिर इसके बाद हमने लिया है जापान के संविधान से, जापान के संविधान। फिर इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ चीजें ली हैं। अभी जहां से जे जे जो जो चीजें ली गई हैं सारा कुछ हम पूरा डिटेल से बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर इसके बाद हमने रूस के संविधान से कुछ चीजें ली हैं। क्या, रूस के संविधान से। ठीक है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, आयरलैंड। आयरलैंड आपने लिखा है, नहीं आयरलैंड भी लिख लीजिए, आयरलैंड। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है कुछ 9, है ना। दक्षिण अफ्रीका आपने लिखा है, दक्षिण अफ्रीका नहीं लिखा उसको भी लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका यहां पर लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका। तो इन 10 देशों के संविधान से हमने कुछ चीजें जो है क्या क्या ग्रहण की हैं। जैसे कभी कभी पूछता है कि ब्रिटेन से क्या ग्रहण की है, या ब्रिटेन से जो चीजें ग्रहण की हैं उसको दे करके ऑप्शन में फिर जो है दूसरे ऑप्शन डाल देता है ब्रिटेन के साथ। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है तो एक एक को उठाते हैं, कहां से क्या चीजें ली गई हैं उसको लेकर के आराम आराम से कीवर्डों पर हम विचार करेंगे। देखिए एक काम करिए हम, जैसे अगर मैं कहूं यहां पर कि साहब ब्रिटेन से क्या चीजें ली गई हैं। पहला चीज आपने लिखा था साहब ब्रिटेन, ठीक है ना। क्या लिखा था बाबू, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, पहला
संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से एडॉप्ट की गई है, ग्रहण की गई है? तो वो ब्रिटेन के। अभी संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 दिन का क्लास चलेगा, पूरा डिटेल से क्लास चलेगा, इसलिए केवल केवल यहां पर आपको कीवर्डों को लिखना है जो मास्टर बताए कि ये प्रावधान लिए गए हैं। अभी पूरा बताने लगूंगा समय ज्यादा लग जाएगा, केवल केवल अभी आपको जानना है कि हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ये सब केवल केवल आपको लिखना है, बाकी और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो लिखना जरा, पहला कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ये कहां से ली गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली को बस ऐसे ही ध्यान में रखिए कि जो संसद में एक्टिविटी होती है, प्रक्रिया होती है, जो एक नियम प्रक्रिया फॉलो की जाती है, उसको हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे कि बहुमत दल का हमारे यहाँ शासन होता है, जैसे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर जो है हमारी जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा की प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यहाँ पर दोहरी आपको सदस्यता दिखाई पड़ती है। एक तो जो है आपका औपचारिक राष्ट्र का प्रमुख होता है और एक जो है अनौपचारिक, मतलब एक जो है आपको संवैधानिक प्रमुख दिखेगा और एक जो है सरकार का प्रमुख दिखेगा। तो ऐसी जो कुछ विशेषताएं होती हैं वो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं होती हैं। इसको जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा यहां से क्या लिया गया है, विधि का शासन। क्या लिया गया है बाबू, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, मूल अधिकार का अनुच्छेद 14, तो उस मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे विधि का शासन होता क्या है। अभी बस इतना जानिए कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ये ब्रिटेन से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार का नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यह कहता है कि कोई एक कानून होगा, जो देश में कानून है वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, किसी भी नागरिक को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, सबको समान कानून के माध्यम से, एक ही कानून के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। ये क्या है, रूल ऑफ लॉ कहलाता है, ठीक है ना। मतलब कि जिस कानून, जिस नजरिए से, जिस कानून के नजरिए से हमको देखा जाएगा, उसी कानून के नजरिए से अमिताभ बच्चन का जो लड़का है अभिषेक बच्चन, उसको भी देखा जाएगा। उसी नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखा जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ कहता है, ठीक है। तो विधि का शासन पूछेगा कहां से, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये एकल नागरिकता क्या है समझिएगा जरा। अभी ये पूरा जब हम नागरिकता पढ़ाएंगे ना बाबू, तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे कि एकल नागरिकता होती क्या है। जैसे कि अभी बस अपने यहाँ समझना कि वी आर इंडियन, हम सब क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं। वी आर इंडियन सिटीजन्स, हम केवल केवल भारतीय नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में क्या है कि वहां पर केंद्र है और आपको प्रांत दिखाई पड़ेगा, 50 प्रांत इतने समय अमेरिका में है। तो जो 50 प्रांत, जैसे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की अलग नागरिकता है, अमेरिका की अलग नागरिकता। तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, राज्यों की अलग नागरिकता, केंद्र की अलग नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन सिटीजन्स, केवल केवल हम क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं। हम कोई उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, हम कोई बिहार के नागरिक नहीं है, ठीक ना बाबू। केवल केवल हम क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। एकल नागरिकता मतलब कि हमारे यहाँ यकहरी नागरिकता है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ये चीजें ली गई हैं। संसदीय विशेषाधिकार लिखना जरा, संसदीय विशेषाधिकार, ये जो संसदीय विशेषाधिकार है ये कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि साहब ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो एक कुछ चीजें, मंत्रिमंडलीय प्रणाली लिखिए जरा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये कहां से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, मजे की बात है कि जो पार्लियामेंट्री, चूंकि हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासनकाल था, अंग्रेजों का शासनकाल था, ब्रिटेन का शासनकाल था। भाई ब्रिटेन ने उपनिवेश स्थापित किया था ना भारत में। अब समस्या क्या है कि इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को रेगुलेट किया। इसने जो है हमारे यहाँ सारा कुछ जो प्रशासनिक सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, उसको रेगुलेट किया। तो हमको आसानी हो गई, चूंकि हम उसी पॉलिटिकल सिस्टम में, उसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके पले बढ़े, तो हमको ये सब सारी चीजें अच्छी लगने लगी, इसीलिए हमने इन पॉलिटिकल सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया।
समझ में आई बात? तो ये सब क्या है, ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। अब एक काम करना जरा, अमेरिका के संविधान से लिखना जरा बाबू कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ग्रहण की गई हैं। पहला, ठीक, समझ में आ रहा, मजा आ रहा है ना? लिखना जरा, अमेरिका के संविधान, अमेरिका, अमेरिका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकार आप जानते हैं कि इतने समय आपके फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वो 6 है। पहले लिखना जरा, ज्यादा बातचीत नहीं। मूल अधिकार, क्या? मूल अधिकार। ये जो मूल अधिकार है ये कहां से लिया गया है, तो आपको अमेरिका से दिखाई पड़ेगा। अभी बस थोड़ा सा समझना जरा, ये जो मूल अधिकार है वो संविधान का जब आप भाग 3 पढ़ेंगे ना, संविधान का भाग 3, तो इस भाग 3 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। और इतने समय 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको उपलब्ध हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार ये आपको क्या है, उपलब्ध हैं, ठीक ना? तो बस अब केवल केवल इतना ही जानना है, जिसमें आपका कई प्रकार के स्वतंत्रता का समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुछ 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो पूरी तरह डिटेल से इसको हम क्लास लेंगे। ये मूल अधिकार, और मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना? दूसरा लिखना जरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहां से लिया गया है? तो अगर कोई पूछे कि हमारा जो न्यायपालिका है ये निष्पक्ष एवं स्वतंत्र है, इसको किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ये पूरी तरह स्वतंत्र है अपने डिसीजंस को देने में, ना तो केंद्र का इस पर अधिकार है, ना तो चुनाव आयोग का इस पर अधिकार है, किसी का जो है हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर समझना जरा, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि संसद के द्वारा या राज्य विधान मंडलों के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा, उस कानून की जांच करती है न्यायपालिका कि क्या ये जो कानून बनाया गया है संविधान के न्याय संगत है कि नहीं है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और ये न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो लिखना जरा, न्यायिक, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ये सब जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। इसमें आच्छादन का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसमें पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ेंगे, सब कुछ पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस केवल केवल आपको यही जानना है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि साहब उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज समझना जरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक कहां से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिखना जरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, वो जो है कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भी समझना जरा कुछ चीजें, क्या चीजें, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है बाबू, तो आप बताओगे कि अमेरिका से। लिखना जरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, ये सब सारे प्रावधान अगर मैं पूछूं कि कहां से लिया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से आप बता ले जाओगे कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना? कोई दुख दर्द, किसी प्रकार की समस्या। अब समझना जरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको कैसे हटाया जाता है, तो एक लाइन में आप समझ सकते हो, इनको दो आधारों पर हटाया जाता है। एक तो ये अक्षमता हो, इनमें अनकैपेसिटी हो, अक्षमता हो,
अक्षमता। और दूसरा कदाचार, मतलब कि मिसबिहेवियर इनका हो, मतलब कि वो जो है सदाचार के अनुकूल ना हो, कदाचार हो, मिसबिहेव करें, कोर्ट में जा करके मिसबिहेव करें, किसी महिला पर गलत टिप्पणी कर दें, किसी संस्था पर गलत टिप्पणी, मिसबिहेव, या किसी व्यक्ति के साथ गलत टिप्पणी, तो ये कदाचार, कदाचार, मिसबिहेव। तो अक्षमता और कदाचार दो आधारों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान, और राष्ट्रपति जो हटाया जाता है ये संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। ये पूरा हम डिटेल से पढ़ाएंगे। संविधान के अतिक्रमण मतलब कि संविधान का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन करता है तो उसको पद से हटाया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया ला करके। तो एक कुछ बातें आपको अमेरिका के संविधान से याद रखनी है। चलें आगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमने संविधान के स्रोत में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा से क्या क्या चीजें लिया है, वो चीजें अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी। चलें आगे। अब एक चीज समझना, थोड़ा सा पेज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखना कनाडा के संविधान से क्या हमने चीजें ली हैं। कनाडा के संविधान, कनाडा। अब अगर मैं कहूं कि साहब कनाडा के संविधान से आपने क्या क्या लिया है, तो पहला चीज यहां से संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान लिया गया। क्या लिया गया बाबू? संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम। ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान। बस संघीय शासन प्रणाली को ऐसे समझना कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली। यहां पर केंद्र और राज्य, इनके शक्तियों का जो विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, तो इसको हम क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली। हालांकि भारत में परिसंघीय शासन प्रणाली है, कॉन्फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। हम पूरा डिटेल से जब फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बातचीत करेंगे कि भारत में क्यों कॉन्फेडरल है, क्यों पूरी तरह फेडरल नहीं हो पाया है। फेडरल होता है कि इक्वल शक्तियां जब विभाजित की जाएं, मतलब कि 100 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार अगर केंद्र का है तो 100 सब्जेक्ट पर कानून बनने का अधिकार राज्य का भी होना चाहिए। इसको हम रियल संघवाद कहते हैं, इसको हम रियल संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पाओगे कि 101 सब्जेक्ट केंद्र के पास हैं। कितने? 101। जबकि 61 सब्जेक्ट किसके पास हैं? राज्यों के पास। और प्लस समवर्ती सूची में अलग से केंद्र सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। तो केंद्र की तरफ झुका हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो अलग परिस्थितियां हैं कि क्यों झुका हुआ है, सारा कुछ हम लोग बातचीत करेंगे फेडरल सिस्टम में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि कनाडा से क्या लिया गया है, पहला। दूसरा कि राज्यों में जो राज्यपालों की नियुक्तियां की जाती हैं वो कनाडा के संविधान से लिया गया। लिखना जरा, राज्यों में, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखिए, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, ये केंद्र क्या करती है? मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। तो इतनी कुछ बातें आपको, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से। फिर नेक्स्ट लिखना जरा, हमने अभी तो नहीं बताया आपको, पर जान लीजिए कि जो शक्तियों का विभाजन होता है ना, वो शक्तियों का 7वीं जब हम अनुसूची पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ा सा समझिएगा, 7वीं अनुसूची। तो इस 7वीं अनुसूची में हम क्या पढ़ेंगे? शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। केंद्र सूची पर 101 सब्जेक्ट, यहाँ पर 61 सब्जेक्ट, और यहाँ पर टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट? 52 सब्जेक्ट। अब समस्या अभी नहीं बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्या होता है, ये सब नहीं बताना है। मेरा ये कहना है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा विषय आ जाए जो ना तो केंद्र सूची में हो, ना तो राज्य सूची में, ना तो समवर्ती सूची में हो,
उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो ये जो अवशिष्ट विषय है, इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर कानून बनाएगा केंद्र। इस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। लेकिन समझना, ये कनाडा से लेकर के यहां तक का के दौर हमने शुरू किया इसलिए कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। ये प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। यही पॉइंट अब आपको लिखना है, ठीक है ना? लिखना जरा। अवशिष्ट विषयों पर, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। केंद्र का, ठीक है ना? ये नेक्स्ट पॉइंट ये आपका हुआ। और एक चीज और, जैसे मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है अपना, तो सुप्रीम कोर्ट न्याय निर्णयन का काम करता है। कोई भी न्याय निर्णयन पर अगर परामर्श लेना होता है केंद्र को, तो राष्ट्रपति को न्याय निर्णयन पर परामर्श लेना होता है कि महोदय ये विधि से संबंधित प्रश्न है, इस पर हमको थोड़ा सा प्रश्न दे, परामर्श कर लीजिए, थोड़ा सा सलाह दे दीजिए। तो एक ठो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143। इसी अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है, यह राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं परामर्श। क्या कर सकते हैं बाबू? परामर्श कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णयन का जो प्रावधान है, वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इसको जरा लिखना, इसको लिखना, एकदम आराम आराम से पढ़ते हैं ताकि आपका हर पॉइंट्स, अरे मैं कह रहा हूं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, परेशान रहेंगे। मास्टर इतने आराम आराम से जो चीजों को पढ़ा रहा है, इतनी चीजें समझा करके वहां पर नहीं मिलेंगी आपको। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी, परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कहां से लिया गया है? तो आपने बताना है कि साहब ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, तो हमने जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास में एक चीज हमने बताया था आपको, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना? भारत शासन अधिनियम। अब समझना जरा, वहां पर हमने बताया था कि शक्तियों का विभाजन पहली बार आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो शक्तियों का विभाजन क्वेश्चन पूछा गया 1935 के भारत शासन अधिनियम में, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन वहां पर भी एक सब्जेक्ट आया था अवशिष्ट विषय। अगर कोई अवशिष्ट विषय आ गया तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाएगा। तो यहीं पर लिख लेना जरा, अगर अवशिष्ट विषय को लेकर के 1935 का भारत शासन अधिनियम की बात आती है, तो यहां पर गवर्नर, गवर्नर जनरल, इसको अधिकार था कानून बनाने का अवशिष्ट विषयों पर। लेकिन अब किसको अधिकार है? अब जो है केंद्र को अधिकार है। हाँ, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। तो अब किसका है? केंद्र का है। ये प्रावधान कहां से? कनाडा के संविधान से। ये थोड़ा सा हमने कहा कि बैकफुट होकर के थोड़ा सा आप रिवीजन के मूड में आ जाएंगे, ज्यादा सही होगा। अब नेक्स्ट पेज करते हैं, आते हैं दूसरा, क्या फ्रांस को ले लेते हैं, किसी को ले लेते हैं, ठीक है ना? फ्रांस को ले लीजिए, फ्रांस। अब अगर मैं कहूं कि साहब फ्रांस से क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो पहली चीजें, दो तीन चीजें ली गई हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिया गया है। एक यहां से गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है। क्या लिया गया है बाबू? गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक प्रणाली लिया गया है। क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक प्रणाली। अब एक चीज समझना जरा, एक गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या होता है? जैसे प्रस्तावना में कहते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए या गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, तो गणराज्य बनाने के लिए तो वही गणतंत्रात्मक प्रणाली है। तो ये गणतंत्रात्मक प्रणाली होती क्या है? गणतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत राज्य के जितने भी नागरिक होंगे वो किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। ये बात आपको रखना
ये इसकी खूबसूरत विशेषता है कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकते हैं या वहां पर पहुंच सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की बंदिश नहीं होगी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो। वो जो है कहें तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, चाहे काला हो या गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, नथिंग इससे मैटर नहीं रखता है। ठीक ना? गणतंत्रात्मक। और कहा गया कि इसमें जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, जो राज्य का प्रमुख होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा, उसका निर्वाचन होगा। उसका क्या होगा? निर्वाचन होगा। अब देश के राष्ट्रपति का तो निर्वाचन ही होता है ना बाबू। बशर्ते वो जो निर्वाचन होता है देश के राष्ट्रपति का, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वो जो है अपने पद पर आता है। और एक चीज और इसकी खूबसूरत विशेषता है कि देश का जो राष्ट्रपति होगा, मतलब कि राज्य का जो प्रमुख होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो राष्ट्र या राज्य का प्रमुख कोई वंशानुगत नहीं होगा। कोई वंशानुगत नहीं होगा, ना तो उसका क्या होगा? मनोनयन होगा। ये गणतंत्रात्मक प्रणाली की क्या है? विशेषता। ये जब हम गणतंत्रात्मक प्रणाली पढ़ाएंगे तो पूरा लिखाएंगे। अभी बस क्या कि गणतंत्रात्मक प्रणाली कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि साहब ये फ्रांस से लिया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श वाक्य जो प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में आदर्श वाक्य है ना, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में यहां पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श वाक्य, ये कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि साहब ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना? चलें आगे। अब एक काम करिए, यहां पर आप जो है रूस को मन करे तो यहीं पर रूस को आप लिख लीजिए। ठीक है ना? कहां पर? यहीं पर रूस को लिख लीजिए। आइए जरा, सोवियत संघ कर लीजिए। सोवियत संघ, रूस। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, पहला चीज मौलिक कर्तव्य लिखा गया है। और दूसरा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, प्रस्तावना जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर भी बताएंगे। तो प्रस्तावना में आपके 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। एक सामाजिक न्याय की बात करता है, दूसरा आर्थिक न्याय की बात करता है, और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इतनी बातें क्लियर। आना जरा आयरलैंड के संविधान पे। आयरलैंड, यहां से क्या चीजें ली गई हैं, तो पहला चीज राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, यहां पर मौलिक कर्तव्य मास्टर ने कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा समझिए। जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है ना? इसको 42वां संविधान संशोधन, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान का जो भाग 4 का है, भाग 4 का और अनुच्छेद अनुच्छेद 51 का के माध्यम से इसको शामिल किया गया है। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से इसको लिया गया है। इतनी बातें क्लियर। प्रस्तावना का जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, एक कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है सोवियत संघ रूस से। ठीक है ना? आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया बाबू? पहला चीज राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसको हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और एक क्या है? राज्यों को निर्देश दिया जाता है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक निर्देश दिया जाता है राज्यों को कि जब आप कानून का निर्माण करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक कही गई बातों को ध्यान में रखें।
ताकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित किया जा सके। ठीक है ना? तो ये कहां से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व? तो आपने बताना है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद आना जरा, इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का अगर निर्वाचन पूछे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर पूछे तो वो कहां से लिया गया है? तो आपको बताना है कि वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। लेकिन अगर निर्वाचन पूछे तो आपको कहां बताना है? वह आयरलैंड। लिखना जरा, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नामांकन ये कहां से लिया गया बाबू? तो आपको बताना है कि यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब समझना जरा, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का क्या निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान। तो इतनी बात एक क्लियर। यहीं पर लगे हाथ आप दक्षिण अफ्रीका लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी याद करने में। दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? पहला चीज, सबसे मजेदार मजेदार जो चीज है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो आप अनुच्छेद 368 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 में क्या है कि संविधान संशोधन की प्रोसेस है। ठीक है ना? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 लिख लीजिए यहीं पर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये पहला चीज। और दूसरा क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? यहां पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का क्या नामांकन। ठीक है ना? लेकिन यहां पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, क्या लिखिए जरा, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जो भी क्वेश्चन पूछे चुनाव लिख लीजिए। ठीक है ना? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और कुछ बच रहा है, जापान, जर्मनी, ये सब बच रहा है, लिख लीजिए। जापान, आइए जर्मनी पहले लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? जर्मनी। जर्मनी से क्या चीजें ली गई? बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जर्मनी से कहा गया कि भाई आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये कहां से लिया गया है? जर्मनी। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 352, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो आपके 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उनका स्थगन कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए उनको टाल दिया जाता है, कुछ समय के लिए उन पर रोक लगा दी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्थगन। मतलब कि आप हो हल्ला नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं कि दिस इज ए माई फंडामेंटल राइट, और आप जा करके जो है बोलेंगे कि दिस इज ए माई आर्टिकल 19, मतलब कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाव नहीं दिखाएंगे वहां पर, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और राज्य को ये अधिकार है कि वह आपातकाल के समय आपके मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकती है लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है ना? तो 1952। लेकिन इसमें एक 44वां संविधान संशोधन लाया गया। 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1978।
और इस 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से कहा गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों का स्थगन नहीं होगा, इन दोनों अनुच्छेदों का स्थगन नहीं होगा किसी भी हालत में, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल लगे या कुछ भी लगे। तो यही ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर। और ये बातें आपको कहां से पता चलती हैं? ये बातें आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से पता चलती हैं, ठीक है ना। फिर ये तो जर्मनी हो गया, फिर आते हैं थोड़ा सा जापान के बारे में देख लेते हैं। क्या बाबू? जापान लिखना जरा। जापान, जापान से क्या चीजें ली गई हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब तो विधि की उचित प्रक्रिया कर दिया गया है। इसको मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला आया था 1978 में, और इसमें फिर बदलाव करके कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर अब जो है सरकारों को विधि की उचित प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। क्या? विधि की उचित प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। सब कुछ जो है आपको जब हम अनुच्छेद 21 पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये संसदीय देन है, विधि की उचित प्रक्रिया ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। विधि की जो उचित प्रक्रिया है ये प्राकृतिक न्याय पर आधारित होती है, तार्किकता पर आधारित होती है और परिस्थिति जन न्याय निर्णयन पर आधारित होती है, ठीक है ना। तो बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। यहां पर केवल केवल आपको लिखना है विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है? तो आपका जर्मनी की। अब एक काम करना जरा, अब देखना जरा कोई चीज छोटा है क्या, कोई चीज छोटा है क्या बाबू? यहां पर पहला चीज, अब यहां पर आइए जरा, आपने ब्रिटेन पढ़ लिया, आपने क्या क्या पढ़ा? ब्रिटेन पढ़ लिया, बिल्कुल सर पढ़ लिया। अमेरिका पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। कनाडा बिल्कुल पढ़ लिया। फ्रांस बिल्कुल पढ़ लिया। जर्मनी अभी अभी पढ़ा। जापान अभी अभी पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया अभी आपने नहीं पढ़ा है। आपने रूस पढ़ लिया है, दक्षिण अफ्रीका पढ़ लिया है, आपने आयरलैंड पढ़ लिया है। एक काम करिए, यहीं पर आप ऑस्ट्रेलिया डाल लीजिए। क्या पर? एक काम करिए, आप पूरा पेज के हिसाब से डालिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि मास्टर जो है अलग से पेज नहीं ले सकता, ठीक है ना। खैर, आ जाइए। क्या? ऑस्ट्रेलिया लिखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। अभी अभी हमने बताया कि जब हम 7वीं अनुसूची में पढ़ेंगे तो 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन पढ़ेंगे। एक तो केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा जो है वो समवर्ती सूची के रूप में। केंद्र सूची में इतने समय 101 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट, और यहां पर आपको 52 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो समवर्ती सूची है, इसी समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। लिखना जरा, समवर्ती सूची का प्रावधान। जब हम 7वीं अनुसूची पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। बस अभी के लिए ये जानते रहिए कि जो समवर्ती सूची होती है इस पर स्टेट भी कानून बना सकता है, इस पर सेंटर भी कानून, मतलब कि सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी। लेकिन अगर दोनों के कानूनों के मध्य टकराहट उत्पन्न हो तो सेंटर का कानून, मतलब कि केंद्र का कानून मान्य होता है, केंद्र जो है हावी होता है समवर्ती सूची के माध्यम से, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर उसके बाद समझिएगा जरा, यहां पर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 का पार्ट भी है, आपका फंडामेंटल राइट भी है, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लिखना जरा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, ठीक है ना। कहां से लिया गया बाबू? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केंद्र है, समझिएगा जरा, ये संसद है अपना प्यारा सा, और संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो आपको लोकसभा मिलेगा और दूसरा जो है आपको अपर हाउस राज्यसभा मिलेगा। विधेयक लाया जाता है, एक विधेयक होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। अब ये साधारण विधेयक मान लेते हैं लोकसभा में लाया गया, राज्यसभा में भी लाया गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं पास किया, तो उस स्थिति में क्या होगा? इस पर जो है विशेष विशेष बैठक बुलाई जाएगी। क्या? विशेष बैठक, जिसको हम संयुक्त बैठक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संयुक्त बैठक कहते हैं। और इस संयुक्त बैठक में तब जाकर के इस साधारण विधेयक को पास कराया जाएगा, ठीक है।
तो ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना, वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लिखना जरा, संयुक्त संयुक्त बैठक बैठक का प्रावधान। और ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, आपको पता होगा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति इसको संयुक्त बैठक को बुलाता है, और अनुच्छेद 118 3 के अनुसार लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह इसकी अध्यक्षता करता है। ये कुछ बातें आपको के समझ। तो ये सब पूरा हमने पूरा डिटेल से आपको बातचीत किया कि कहाँ से क्या संविधान का कौन सा स्वरूप ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि क्या भारत का जो संविधान है वो क्या कोई उधार का थैला है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि संविधान निर्माण करते समय हमने जो है कुछ मूल अधिकार, कुछ जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, विधि की प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या फिर हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णयन की प्रक्रिया, तमाम सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है अडॉप्ट की हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, वो भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला है। उसको एज इट इज वैसे नहीं उठा लिया, वहाँ की हमने विचारधारा, वहाँ का हमने थॉट प्रोसेस उठाया है, लेकिन उसको हमने अपने अनुकूल उसको ढाला है। देन जाकर के हमारी जो राजनीतिक और प्रशासनिक और हमारा जो राष्ट्र संचालित हो पा रहा है, वो हमारी परिस्थितियों और विचारों के अनुसार संचालित हो पा रहा है। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि हम आपके घर से जो है दाल नामक एक संस्था, जैसे दाल, जैसे हम पड़ोसी बोल दिया कि दाल बड़ी अच्छी चीज़ है। पड़ोसी क्या बोला? दाल बड़ी अच्छी चीज़ है। हम वो बोल रहा है कि भैया इसमें प्रोटीन खाओगे आपकी शरीर सही रहेगी। हमने कहा कि देखा हमने, हाँ यार प्रोटीन उसके यहाँ बहुत अच्छी, मतलब शरीर में प्रोटीन का लेवल बड़ा अच्छा है। वो जो पड़ोसी है मेरा, वो दाल खाता है, प्रोटीन का लेवल उसका शरीर जो है बड़ा अच्छा है। हमने क्या किया कि दाल दाल को ऐसा बनाया कि अपने जो है घर के अनुकूल दाल को जो है ढाला। दाल को बनाया, उसको फ्राई किया, उसमें जो है अच्छे-अच्छे जो है, हो सकता है कि हम टमाटर डाल दें, हो सकता है भिंडी डाल दें या लौकी डाल दें। क्योंकि ये हमको एडॉप्ट करेगा ना। ये जो दाल होगी उसमें टमाटर, भिंडी या लौकी, ये हम एडॉप्ट कर रहे हैं, ना कि हम दाल को एडॉप्ट कर रहे हैं केवल। तो मेरा ये कहना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया या सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रणाली या मौलिक अधिकार, जो भी चीजें हमने ली हैं, ये भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाला गया है। तो कुल मिला-जुला करके अगर हम ये कहें कि हमने श्रेष्ठ संवैधानिक सिद्धांतों को जो है और प्लस भारतीय आवश्यकताओं के समन्वय को अडॉप्ट किया है। ठीक है? तो यह कहना गलत होगा कि हमारा जो संविधान है वो उधार का थैला है, बल्कि यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि हमने जो भी चीज़ें अडॉप्ट की हैं उसको भारतीय सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उसको ढाल करके अपने अनुकूल बनाने का। ठीक है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। उसमें हो सकता है कि संविधान की अनुसूचियाँ वगैरह हो। आप लोग ये पूरा बनाइए, फिर एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि इस पर क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। मिलते हैं कल। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।